जॉर्ज सोरोस, एक ऐसा इंसान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को हिटलर से कंपेयर करता है, जो कहता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है लेकिन भारत का लीडर डेमोक्रेटिक नहीं है। जॉर्ज सोरोस, जिसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिच, ओल्ड एंड डेंजरस कहते हैं, जो भारत की सरकार गिराना चाहता है, जिसे आधी दुनिया एक इकोनॉमिक टेररिस्ट कहती है और आधी दुनिया एक हीरो। कौन है जॉर्ज सोरोस और कैसे उन्होंने पास्ट में देशों की इकोनॉमी को बर्बाद किया, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलिए। ये आपके लिए एक छोटी सी बात हो सकती है लेकिन इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। चैप्टर 1, कौन है जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस के कई नाम हैं। He is known as the man who broke the Bank of England. क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की करेंसी के अगेंस्ट इन्वेस्ट किया था और $1.5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। उन्हें फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट ने इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में सजा सुनाई। वो पैदा तो हंगरी में हुए थे, लेकिन हंगरी में ही एक लॉ है जिसका नाम है स्टॉप सोरोस, जो उनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए बना है। जूइश होने के बावजूद उसे इजराइल में एक नाजी सपोर्टर कहा जाता है। I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. उसके चाइना के साथ पंगे हैं, इंडिया के साथ पंगे हैं, रशिया के साथ भी पंगे हैं। भाई, एक इंसान एक लाइफ टाइम में इतने देशों से पंगे कैसे ले सकता है? सच ये है कि सोरोस को एक कॉम्प्लेक्स है, गॉड कॉम्प्लेक्स, जिसे समझने के लिए हमें सोरोस के ओरिजिन को गहराई से देखना होगा। सोरोस इज नाउ 92 years old. उनका जन्म हंगेरी में हुआ था और जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब वो बस 8 साल के थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जू होना सच में हॉरिफाइंग था, लेकिन सोरोस का परिवार स्मार्ट था, एक सर्वाइवर था। पहले उनका नाम श्वार्ट्ज था, लेकिन नाजी ऑक्यूपेशन के समय उन्होंने अपना लास्ट नेम बदला और सोरोस ये आइडेंटिटी अपनाई ताकि वो जूइश है ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाए। सोरोस देखते गए कि उनके आसपास के जूइश लोग पकड़े जा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा। इनफैक्ट उन्होंने खुद कहा है कि वर्ल्ड वॉर के दिन उनके हैप्पीएस्ट दिनों में से थे, क्योंकि तभी उन्होंने सर्वाइवल के बारे में सीखा, अपने पिता को हीरो बनते हुए देखा। He started to think, I am different, I am better, I am God. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और उस पॉइंट तक आते हैं जब उनके बिलीफ स्ट्रॉन्ग हुए। वो बचपन से ही एवरेज बच्चों से स्मार्ट थे और उन्हें बड़े होकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिली। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दे कि ये कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी से मेल खाता है जो अपने प्रोटेस्ट के लिए फेमस है। यहाँ के प्रोफेसर सोशलिज्म की ओर झुकते हैं और उनका ही इन्फ्लुएंस सोरोस पर हुआ। इकोनॉमिक्स के साथ साथ वो फिलोसफी भी पढ़ने लगे और कार्ल पॉपर नाम के एक फिलोसोफर का उन पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। एट द सेम टाइम सोरोस ने देखा कि एज एन इमिग्रेंट वो गरीब है, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और जो लोग इंग्लैंड में पैदा हुए हैं उनके पास खाना है, कपड़े हैं, रहने के लिए छत है। और ये सारी चीजें इंग्लैंड के पास क्यों है? उनके पापों की वजह से, कॉलोनाइजेशन की वजह से। इंग्लैंड को कॉलोनाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस कभी फेस नहीं करने पड़े। इनफैक्ट लंदन आज भी एक फाइनेंशियल सेंटर है। इससे सोरोस ने ये सीख ली कि इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा हथियार है। अगर पैसा है तो दुनिया आपने वो पैसे कैसे कमाए ये भूल जाएगी। चैप्टर 2, सोरोस ने पैसा कैसे कमाया? सोरोस की नेटवर्थ है $8 बिलियन और उन्होंने डोनेट किए हैं, वेट फॉर इट, $32 बिलियन। यानी अगर वो डोनेट ना करते तो एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा रिच होते। एक रिच इंसान ने दुनिया की भलाई के लिए अपने पैसे डोनेट करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ये बात इरेज नहीं हो सकती कि उन्होंने ये पैसे कैसे कमाए थे। सोरोस एजुकेशन के बाद अमेरिका आए और उन्होंने अमेरिका के बारे में एक बात जानी कि अमेरिकन लोगों को अमेरिका छोड़कर कुछ नहीं दिखता। वर्ल्ड मार्केट के बारे में किसी को घंटा नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने इस बात का मस्त फायदा लिया और फॉरेन करेंसीज में डील करना स्टार्ट किया। सोरोस के पास कई अनफेयर एडवांटेजेस थे। उन्होंने यूरोप में ट्रैवल किया था, उन्हें इंग्लिश के अलावा और भाषाएं भी आती थी और उनके यूरोप में कॉन्टैक्ट्स थे। इन एडवांटेजेस को उन्होंने अपना सुपर पावर बनाया। 1970s तक वो रिच लोगों के पैसे मैनेज करते थे, यूरोप में अमेरिकन पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें डबल करते थे। अब तक सोरोस न्यूयॉर्क में अपना खुद का अपार्टमेंट खरीदने जितने रिच हो चुके थे, लेकिन उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ तब शुरू हुई जब उन्होंने खुद का फंड स्टार्ट किया, क्वांटम फंड। ये एक हेज फंड है जिसने सारे हेज फंड्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 40 सालों में इस फंड ने हर साल ऑन एन एवरेज 20% रिटर्न दिया। इस फंड के क्लाइंट्स कौन कौन थे? दुनिया के सबसे रिचेस्ट और सीक्रेटिव परिवार, रॉथस्चाइल्ड, वॉलेनबर्ग जैसे पावरफुल परिवार, जो कभी भी फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है जो अपने पावर का इस्तेमाल दुनिया को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वॉरेन बफेट से भी पहले वो दुनिया के पहले इन्वेस्टिंग सुपरस्टार बने। कैसे? केओस का इस्तेमाल करके। That there are times when the normal rules don't apply. The way you've looked at the world is just not applicable because the world has changed. Chapter 3,
destroying countries for profit. फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग मार्केट में हर दिन $5 ट्रिलियन के ट्रेड्स होते हैं। सोरोस यही करते थे, वो एक कंट्री के करेंसी को टारगेट करके शॉर्ट पोजीशन ले लेते थे और करेंसी जितनी गिरती उतना ही वो प्रॉफिट कमाते। 1990s में सोरोस ने एक ऐसी चाल चली जिससे उन्होंने रातों रात $1.5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। उन्होंने ये नोटिस किया कि ब्रिटिश पाउंड एक बेकार पोजीशन में है। ब्रिटेन की इमारत ऑलरेडी डगमगा रही है। एक छोटा सा पुश और ब्रिटेन कोलैप्स हो जाएगा, और उन्होंने वही किया, एक छोटा सा पुश दिया, बस $10 बिलियन का पुश। उन्होंने इतने सालों में बहुत रेपुटेशन कमाई थी, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए रेडी था, तो उन्होंने अपने सारे सोर्सेज से पाउंड्स बोरो किए और 10 बिलियन पाउंड्स यूरोपियन मार्केट में बेच दिए और जर्मन मार्क्स खरीद लिए। उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि कई सारे हेज फंड्स ने सिमिलर स्ट्रेटेजी अपनाई और पाउंड्स बेच दिए। अगले ही दिन ब्रिटिश पाउंड जर्मन मार्क के अगेंस्ट 15% गिरा। द लॉजिक इज सिंपल, जब इतने लोग पाउंड्स बेच रहे थे और सामने बायर्स नहीं थे, द प्राइस वाज बाउंड टू क्रैश। अल्टीमेटली बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही ये पाउंड्स खरीदने पड़े ताकि वो इस क्रैश को कम कर सके। एक बार प्राइसेस गिर गए, सोरोस ने वो जर्मन मार्क लेकर ब्रिटिश पाउंड चीपर प्राइस पे खरीद लिए और बैंक्स को लौटा दिए। ये 15% का डिफरेंस था $1.5 बिलियन का। इसके बाद ब्रिटेन में कई सालों के लिए रिसेशन आया और सोरोस को टाइटल मिल गया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। सेम स्ट्रैटेजी से उन्होंने थाईलैंड को भी डिस्ट्रॉय किया। 1997 में थाईलैंड दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बन गया था, लेकिन फिर भी उनके इकोनॉमी में कुछ फ्लॉज थे। उनके देश में खुद की इंडस्ट्रीज कम थी और वो ट्रेड पर काफी हेविली रिलाई करता था, तो सोरोस ने बात पर अटैक किया और आज तक थाईलैंड उससे रिकवर नहीं कर पाया है। जापानीज येन के अगेंस्ट भी उन्होंने यही किया। If I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. Chapter 4, इस पैसे का इस्तेमाल। सोरोस ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक दिन उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्हें एक हार्ट अटैक आ रहा है। तब वो अपने फंड पर ही सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे, अपने काम में खुद को डुबाते थे और बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने खुद से कहा कि अगर मैं सिर्फ पैसे कमाते कमाते मर गया तो मेरी लाइफ को कुछ मीनिंग ही नहीं होगा। 1993 में उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एस्टैब्लिश की, जो पूरे दुनिया में प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविज्म को सपोर्ट करती है। उन्होंने साल 2000 के बाद अपना फोकस अपने फंड पर छोड़कर यहाँ करना स्टार्ट किया और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कामों के लिए उन्होंने $32 बिलियन डोनेट किए हैं। उन्होंने आगे जाकर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन जैसे कैंडिडेट्स के कैंपेन्स को भी फंड किया। लेकिन 2011 में अचानक से उन्होंने अपना क्वांटम फंड बंद कर दिया। रीजन भी अजीब है कि SEC यानी अमेरिका की सेबी ने उन्हें कहा कि अब सारे हेज फंड्स को भी ट्रांसपेरेंट रहना होगा, अपने फाइनेंशियल डिटेल्स SEC के साथ शेयर करने होंगे। ये बात सोरोस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपने ऑपरेशन सीक्रेट रखना चाहते थे। नाउ दिस इज वेरी वियर्ड फॉर समवन हु बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी, हु बिलीव्स इन अ फेयर वर्ल्ड। फिर उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लौटा दिए और सिर्फ अपने पैसे मैनेज करने लग गए। चैप्टर 5, सोरोस डेंजरस क्यों। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जॉर्ज सोरोस को एक डेंजरस इंसान कहा। डेंजरस क्यों? सोरोस जैसे फाइनेंस में अपने डिजायर्ड आउटकम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्या वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस में भी किसी भी हद तक जा सकते हैं? जैसे उन्होंने ब्रिटेन में होने वाले क्राइसिस का इस्तेमाल ब्रिटेन की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए किया, उससे प्रॉफिट कमाया, थाईलैंड को डिस्ट्रॉय किया, वैसे ही क्या वो भारत के अगेंस्ट अपने वेरियस सोर्सेज के थ्रू शॉर्ट पोजीशन लेंगे? यानी भारत की प्रोग्रेस से नहीं, भारत के डाउनफॉल से प्रॉफिट कमाएंगे? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जॉर्ज सोरोस एक हीरो है या विलन। जवाब समझने के लिए हमें थैनोस को समझना होगा। थैनोस का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया में बैलेंस होना चाहिए। दुनिया में रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और लोग बहुत ज्यादा। जब तक लोग कम नहीं होंगे तब तक दुनिया में बैलेंस नहीं होगा। इस एक आइडिया को अचीव करने के लिए थैनोस किसी भी लिमिट तक जा सकता है, किसी भी हद को पार कर सकता है। अपने लक्ष्य को पाने की उसे भूख। वैसे कहा जाए तो क्या थैनोस का पॉइंट गलत है? बिल्कुल नहीं, थैनोस इज राइट। लेकिन अगर एक राइट आउटकम तक पहुंचने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल हुए तो क्या फायदा? सोरोस ने बचपन से दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखा है। उसने देखा है कि डिक्टेटर्स होते हैं जो दुनिया को वॉर के अंधेरे में ढकेलते हैं। तो जब भी कोई सिंगल लीडर बड़ा होता जाता है, सोरोस डर जाता है, अपना पैसा और इन्फ्लुएंस बैलेंस एस्टैब्लिश करने में लगाता है। उसने देखा कि इंग्लैंड करप्शन और इनइक्वालिटी का सेंटर है, तो उसने वही किया जो उसे सही लगा और ढेर सारा प्रॉफिट कमाया। उस प्रॉफिट से पावर खरीदी, मीडिया खरीदा, पॉलिटिकल लीडर्स खरीदे, उन्हें इन्फ्लुएंस किया। इसमें सही गलत को छोड़कर अपनी फिलॉसफी, अपने वैल्यूज को इम्पोज किया। बट द ट्रूथ इज भारत एक डेमोक्रेसी था,
है और हमेशा रहेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, इस डेमोक्रेसी को सुधारना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इस डेमोक्रेसी में इंटरफियर करना है तो वो इंटरफियरेंस बाहर से नहीं हो सकता। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेमोक्रेसी, इस शब्द का मतलब ही यही होता है कि एक देश के लिए सही क्या है और गलत क्या है ये लोग डिसाइड करेंगे, कोई एक इंसान नहीं। फिर वो एक इंसान एक लीडर हो या किसी फॉरेन देश में बैठा हुआ एक शॉर्ट सेलर। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमने अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग के बारे में एक पूरी सीरीज बनाई है जिसमें 3 वीडियोस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इंडियन बजट के बारे में समझना है तो ये वीडियो देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।